Hello students, I am CA Jasmine and I am here to teach you CA Enter Law. As you have seen in my other video, we have started with the chapter number 1 that is preliminary chapter. हमने उस chapter में क्या cover किया था section number 1 and section number 2 की definitions up to clause 60 that was officer in default. अब हम कवर करेंगे फर्दर डेफिनेशंस दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोज 62 वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी मींस जहां पे मेंबर सिर्फ एक ही होता है. वैसे जो वन पर्सन कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी के आगे में फॉल करती है. इट्स विद द परव्यू ऑफ प्राइवेट कंपनी. लेकिन वन पर्सन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां मिनिमम 2 पीपल होंगे. ये एक पर्सन से ही बन जाती है ये कंपनी. नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस. एज यू नो दैट कंपनी में रेजोल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं. वन इज द बोर्ड रेजोल्यूशन and the other is the resolution which is passed by the members in the general meeting. उस जनरल मीटिंग में 2 टाइप के जो है हमारे रेजोल्यूशन पास होते हैं, OR एंड SR. OR stands for ordinary resolution and special resolution. Ordinary resolution में जो होती है सिंपल मेजोरिटी यानी वोट इन फेवर must be more than the vote in against. और जो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं वहां पे एटलीस्ट 75% ऑफ द पीपल मस्ट अग्री. 75% मेजोरिटी होगी तो ही कोई डिसीजन फाइनलाइज किया जाएगा. उसके बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल या बोल देते हैं हम उसे शेयर कैपिटल पेड अप. उसका मतलब क्या होता है, जो हमने शेयर्स इशू किए उसके रिगार्डिंग हमें जो भी पेमेंट रिसीव हुई इन द फॉर्म ऑफ मनी या और भी चीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है. जैसे कि देखो, such aggregate amount of money credited as paid up is equivalent to the amount received as paid up in respect of the shares issued and also include any amount credited as paid up in respect of the shares. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो हमने शेयर्स पब्लिक में इशू किए, बदले में हमें पैसा रिसीव हुआ, उस पैसे को हम क्रेडिट कर देते हैं पेड अप शेयर कैपिटल में. तो वो पैसा, या फॉर एग्जाम्पल बोनस शेयर्स इशू किए या हमने किसी वेंडर को पेमेंट की है, वेंडर से हमने कुछ मशीनरी प्लांट कुछ ऐसा खरीदा, उसको हमने कैश ना देके बदले में शेयर्स इशू कर दी. यानी हमारा शेयर्स तो इशू हो रहे हैं लेकिन बदले में पैसा नहीं आ रहा. तो ये सब चीजें भी हमारी पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी. लेकिन इसका पार्ट क्या नहीं बनेगी, अगर किसी ने इंटरेस्ट की पेमेंट की है या किसी मेंबर ने इस टाइप की अगर कोई पेमेंट की है अदर देन पेड अप शेयर कैपिटल, वो इसका पार्ट नहीं बनेगी चाहे उसका कुछ भी नाम हो. Okay, next is postal ballot. The type of the voting is a postal ballot. हम वोटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक शो ऑफ हैंड्स के थ्रू कर सकते हैं या मीटिंग में आके कर सकते हैं. लेकिन एक तरीका होता है पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग करना, यानी घर बैठे बैठे मीटिंग करना. उसका तरीका क्या है, पुराने जमाने में चलता था पोस्ट भेजी जाती थी. आजकल क्या चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल से भी वोटिंग हो जाती है. तो इसके लिए कंपनी को मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो भी एजेंडा पास करना है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना है, वो आपका घर बैठे बैठे ही आपका वोट काउंट हो जाएगा. तो पोस्टल बैलेट के लिए हम पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड किसी भी तरीके से कर सकते हैं. और इसका आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, उसमें और क्लैरिफाई किया हुआ है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी पोस्टल बैलेट को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करती है, यूज करती है इस मैकेनिज्म को. नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कहीं पे भी लिखा हो तो, यानी उस एक्ट के साथ हमने जैसे देखा था लॉ के अंदर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, केस लॉ सब कुछ उसका पार्ट होते हैं. वैसे ही प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हो जाता है जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स. रूल्स हमारे हर चैप्टर के अलग से हैं, वो हम विद द चैप्टर कवर करते हुए चलते हैं. तो प्रिस्क्राइब मीन्स द रूल्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लॉज 68 में हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी. अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है. लेकिन अभी तक ऐसी कोई जो शेयर कैपिटल है मिनिमम वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. उसके बाद जिसके आर्टिकल्स में कुछ 3 चीजें बताई गई हों. 3 चीजें क्या हैं, RLP. R stands for restriction, L stands for limitation and P stands for prohibition. तो ये 3 चीजें अगर किसी के आर्टिकल में मेंशन की, आर्टिकल स्टैंड फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमारी कंपनी का डॉक्यूमेंट, उसमें अगर 3 चीजें मेंशन की हैं तो वो होती है हमारी प्राइवेट कंपनी. रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वो चीज हो तो सकती है लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के. तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड है लेकिन फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं होते. दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर द प्राइवेट कंपनी. लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन है यहाँ पे मेंबर्स के ऊपर, नंबर
नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर। मैक्सिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200 मेंबर्स। लेकिन ये ओपीसी पे नहीं लगेगा कि ओपीसी में तो एक ही बंदा होता है। तो 200 पीपल की यहाँ पे लिमिटेशन है, लेकिन इस 200 पीपल को काउंट करने के लिए हमारे पास 3 और मेजर पॉइंट्स आते हैं। अगर कोई जॉइंट होल्डिंग है तो फॉर एग्जांपल 2 लोगों ने मिलकर शेयर्स एक्वायर किया तो हम उन्हें एक पर्सन काउंट करेंगे। 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन कंपनी जॉइंटली, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल मेंबर। जैसे हमने देखा कि क्या है कि जो जॉइंट मेंबर्स हैं उनको हम काउंट करते हैं सिंगल मेंबर। आफ्टर दैट फर्दर प्रोवाइडेड दैट कि और कौन 2 लोग यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, हमारी कंपनी के करंट एम्प्लॉयज अगर वो हमारे मेंबर्स भी हैं, या पुराने एम्प्लॉयज जब वो हमारी एम्प्लॉयमेंट में थे, जब वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय थे, उस दौरान उनको कोई शेयर्स इशू हुए थे तब वो हमारी कंपनी के मेंबर थे और वो कंटिन्यू टू बी मेंबर है हमारी कंपनी के, लेकिन हमारे एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज, तो ये सब लोग भी क्या होंगे, हमारे जो हम 200 की काउंटिंग करनी है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, शैल नॉट बी इंक्लूडेड। लास्ट इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिट करता है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, इसको प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट भी इसलिए नहीं होती। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो क्या है कि जो ये हमने मिनिमम शेयर कैपिटल वाला रूल देखा था वो किस पे नहीं लगता, सेक्शन 8 कंपनीज पे वो अप्लाई नहीं होता। एंड दिस पैराग्राफ से दैट्स एज आई हैव मेंशन यू यस्टरडे, अगर किसी को भी कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन लेनी होती है किसी भी कंपनी को तो उसे 2 डिफॉल्ट्स नहीं करने। कौन से 2 डिफॉल्ट? ना सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग उसे एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट करना है फाइल करने में विद द रजिस्ट्रार, और ना ही 137 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल टू रजिस्ट्रार करने में कोई डिफॉल्ट करना है, तो दे कैन इजीली अवेल द एग्जम्पशन। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है प्रोमोटर की डेफिनेशन। बहुत अच्छे से आप इस वर्ड के साथ फैमिलियर है। प्रोमोटर वो पर्सन होता है जिसे कंपनी बनाने का आइडिया आता है, वो सारी जो प्री इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है। सो एज पर द कंपनीज एक्ट डेफिनेशन, प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है कि हाँ वो प्रोमोटर है हमारी कंपनी का, या जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 92 में उसमें उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि हाँ ये हमारी कंपनी का प्रोमोटर है। नेक्स्ट इज जो कंपनी में जो भी कंपनी के अफेयर्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे शेयर होल्डर के रूप में या डायरेक्टर या अदरवाइज किसी भी फॉर्म में किसी भी कैपेसिटी में अगर वो डिसीजंस को कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, तो वो कौन होगा? हमारी कंपनी का प्रमोटर। एंड नेक्स्ट इज जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन सबसे पहले यही तो प्रोमोटर ही तो आया था, इसने ही कंपनी डिजाइन की, ऑब्जेक्ट सोचा, सब कुछ किया, बाद में इन लोगों को अपॉइंट किया, तो इन लोगों को क्या है, प्रमोटर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई, जो ये लास्ट क्लोज है उसको किस पे अप्लाई नहीं करता, अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस अपनी डायरेक्शन दे रहा है तो उन पे वो लोग प्रोमोटर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस। वी ऑलरेडी डिस्कस प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है तो उन्हें प्रोस्पेक्टस को इशू करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू वो पब्लिक को इनवाइट करती है सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज को। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस होगा इंक्लूड करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस जिसमें हम एक प्राइस रेंज बता देते हैं, प्राइस बैंड बता देते हैं कि हमारी सिक्योरिटीज इस प्राइस में फॉल करे, कि आप बताओ हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस, आप बताओ क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ नाम से क्लियर है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। नॉर्मली एक प्रोस्पेक्टस जब आरओसी से हम अप्रूव करवा लेते हैं, आरओसी को कॉपी फाइल कर देते हैं, तो वो 90 डेज के लिए वैलिड होता है। लेकिन शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज प्रोस्पेक्टस दैट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब कंपनीज को बार बार अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती है ना, तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करवा लेती हैं ताकि वो इस फॉर्मेलिटी से बच जाए कि हमें बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना ना पड़े। एक तो टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी हमारी कंपनी की।
उसके बाद कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी ऐसा कोई भी किसी भी फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट हो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसकी वजह से पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, वो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसकी डेफिनेशन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, अदर देन प्राइवेट कंपनी। सारी कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है, और अभी भी इसकी भी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। सो प्रोवाइडेड दैट अब देखो, एक तो हमने कौन सी बोली, जो अदर देन, देखो प्राइवेट कंपनी के लिए हमने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, प्रोहिबिशंस पढ़ी थी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, उसके कोई प्रोहिबिशन नहीं है, वो इजीली अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर सकती है, और उसके ऊपर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन ना होने पे क्या होती है वो कंपनी? एक पब्लिक कंपनी होती है। मोर ओवर, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ये बी प्राइवेट लिमिटेड है, बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये क्या मानी जाएगी? दिस वुड बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। और जो भी एग्जम्पशंस मिलती थी एक प्राइवेट कंपनी को, वो अब इस डीम्ड पब्लिक कंपनी को नहीं मिलेंगी। सो दिस इज सेड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, a company which is a subsidiary company of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even when such subsidiary, देखो अपने वो आर्टिकल मेमोरेंडम में यही शोध करती रहेगी कि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को और क्लैरिफाई करते हैं। अब ए प्राइवेट लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडरी थी ए बी लिमिटेड, यानी ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ए प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू अवेल कि मुझे एग्जम्पशंस लेनी है। अब तू उसकी सब्सिडरी है तो तू भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी और आपको एग्जम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। देयरफॉर दिस विल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी एंड विल नॉट अलाउड टू अवेल एग्जम्पशंस जो एक प्राइवेट कंपनी को मिलती है। जो ये यहाँ पे भी देखो, सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर जो मिनिमम शेयर कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट होती है वो अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर क्या है? कंपनी का पूरा जिसमें रिकॉर्ड होएगा, इनकॉर्पोरेशन से लेके जो उन्होंने फाइल किए हैं ईयरली जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो सारा रजिस्टर कौन मेंटेन करके रखता है अपने पास? रजिस्ट्रार अपने पास सारा रिकॉर्ड रखता है, चाहे पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आता है नेक्स्ट आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी कौन होता है? ये एक इंडिविजुअल, एक पर्सन होता है, ऑब्वियसली इसकी एक टीम होती है, ये पर्सन होता है, इसमें सब इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट, डिप्टी, असिस्टेंट, सभी रजिस्ट्रार यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो क्या करते हैं? कंपनी को रजिस्टर करने का काम और फर्दर फंक्शंस जो है उनको डिस्चार्ज करने का काम। जैसे उनको कंपनी को इंटीमेट करना अगर वो कुछ मतलब गलत कर रहे हैं, या अगर कंपनी उनके पास कुछ फाइल करती है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया आगे से कंपनी आरओसी ने उनको कुछ रिप्लाई भेजना है, तो इस सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? वो आरओसी होता है। हर स्टेट का एक आरओसी होता है। अब आता है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये तो है कि रिलेटिव किसको माना गया है, और बाकी की जो लाइन है उसमें बताया गया था किस रिलेशन के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे 2 पॉइंट्स को, डायरेक्टर और केएमपी। कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का केएमपी क्या होंगे? हमारे कंपनी से रिलेटेड होंगे, ये कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। विद रेफरेंस टू अ कंपनी, कंपनी के रिलेशन में ये लोग जो हम कवर करेंगे वो क्या होंगे? रिलेटेड पार्टी है एक कंपनी के लिए। कंपनी इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करती है वो क्या मानी जाती है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। पहले 2 पॉइंट्स में कवर किया है डायरेक्टर को एंड केएमपी को, प्लस उनके रिलेटिव्स को। रिलेटिव की डेफिनेशन हमारी से नेक्स्ट हम कवर करेंगे। तो क्या है? डायरेक्टर, केएमपी, उनके रिलेटिव्स। उसके बाद ऐसी फर्म या ऐसी प्राइवेट कंपनी, फर्म कौन सी फर्म की बात करी गई है? जहां पे कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर, वहां कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव उस फर्म में पार्टनर है, तो उस फर्म में पार्टनर है तो वो वाली फर्म आ जाएगी। या कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिलेटिव
फर्दर किसी कंपनी में, फर्दर कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी में अगर मेंबर डायरेक्टर है तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी के स्कोप में आ जाएगी। पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पे डायरेक्टर, मैनेजर, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर पब्लिक कंपनी के केस में अगर हमारी कंपनी का कोई डायरेक्टर या मैनेजर उस कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, इज अ डायरेक्टर है, या देखो या तो उस कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है। मेंबर के यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेंबर देखेंगे, या तो वो खुद हिमसेल्फ प्लस रिलेटिव्स का मिला के मोर देन 2% होल्ड कर रहा है। मोर देन 2% अगर वो होल्डिंग रखता है तो वो उस कंपनी का मेंबर माना जाएगा। ये दोनों कंडीशन कवर होगी तो पब्लिक कंपनी वो हमारी कंपनी की क्या मानी जाएगी, रिलेटेड पार्टी। उसके बाद आता है ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट की देखो वाइडर टर्म होती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट, अब एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एमडी या मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस या डायरेक्टर और द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर। यानी हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को कि आपको कैसे काम करना है, तो उस केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है अगर कोई और पर्सन हमारे कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी वो पर्सन जो एडवाइस दे रहा है हमारी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर्स को, तो वो आ जाएगा। लेकिन इसी केस में दोनों में हम किसको कवर नहीं कर रहे, अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में इंस्ट्रक्शन एडवाइस दे रहा है तो वो पर्सन काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट। अब दोबारा से एक बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि हमारी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है और सच कंपनी की, हमारी कंपनी की अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है, उनको भी पकड़ लो, उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी पकड़ लो। नेक्स्ट इज विच इज सब्सिडरी है हमारी होल्डिंग कंपनी की, यानी हम को सब्सिडरीज हो गई हैं, ठीक है। हम दो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ए लिमिटेड है एक हमारी कंपनी ए लिमिटेड और दूसरा है बी लिमिटेड, इन दोनों की होल्डिंग है एच लिमिटेड, तो ए और बी आपस में भी क्या हो जाएंगी, रिलेटिव्स हो जाएंगी। इज अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच आल्सो इट इज अ सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर वेंचरर कंपनी, वो होता है एसोसिएट और वेंचर कंपनी के रिलेशन में, तो वो इन्वेस्टिंग कंपनी भी और वेंचर कैपिटल भी वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। उसके बाद इस क्लोज को समझने के लिए एक चीज बताई गई है, फॉर द पर्पज ऑफ द क्लोज इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर ऑफ अ कंपनी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इन अ कंपनी बीइंग एन एसोसिएट कंपनी। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू कि जिसकी 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है किसी कंपनी में और वो सामने वाली कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। एन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन क्या है जो ये हमने लास्ट में क्लोज पढ़ा, वो नहीं अप्लाई होगा किस पे, प्राइवेट कंपनी पे वो अप्लाई नहीं होगा। जब हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखते हैं, 188 की ट्रांजैक्शंस देखते हैं, उस केस में प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई और पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब सच अदर पर्सन में क्या कुछ लोग स्पेसिफाई किए गए हैं, यस, वो बताता है, इस हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एज पर द रूल 3 ऑफ गिवन इन द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014 फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज, जो ये 9th क्लोज हमने देखा, 76 क्लोज का सब क्लोज 9 देखा हमने, अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या KMP ऑफ द होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव विद रेफरेंस टू अ कंपनी शैल डीम टू बी अ रिलेटेड पार्टी। हमारी होल्डिंग कंपनी के रिलेटिव हमारी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स या KMP भी हमारे क्या होंगे, रिलेटेड पार्टी होंगे। होल्डिंग कंपनी के और जो डायरेक्टर या KMP हुए या उनके रिलेटिव्स भी क्या होंगे, हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ये एग्जांपल हम देखने वाले हैं 8th एंड 9th, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। देखो XYZ प्राइवेट लिमिटेड की 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं, X प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड। X भी खुद भी प्राइवेट है और इसकी सब्सिडरीज भी आके प्राइवेट कंपनी है। एज पर जो ये क्लोज नंबर 8 आया था, हमने अभी देखा था सब क्लोज 8, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड दीज रिलेटेड पार्टी हो गई। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी और सब्सिडरी को सब्सिडरीज भी आपस में क्या होती है, रिलेटेड पार्टी। हाउएवर लेकिन नोटिफिकेशन आई और एग्जम्प्ट कर दिया गया इस चीज से कि क्लोज 8 नहीं लगेगा
to private companies. So therefore Y private limited and Z private limited are not related party for the purpose of section 188. However Y private limited और Z अगर इन दोनों के आपस में अगर कोई कॉमन डायरेक्टर हुए फिर तो वो है, लेकिन क्लोज 8 के परव्यू से ये लोग क्या नहीं होंगे रिलेटेड पार्टी, अदर देन जैसे नॉर्मल रिलेटेड पार्टी के हमने और क्लोजेस देखे, सब क्लोजेस देखे, उसके रिलेटेड अगर ये रिलेटेड पार्टी बन जाती है जैसे इनके कॉमन डायरेक्टर्स है KMP वगैरह, तो फिर ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल होंगे, लेकिन विद द परव्यू ऑफ सब क्लोज 8 ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे. सो एंड 9th जो एग्जाम्पल है वो बताता है नाउ सपोज XYZ एक पब्लिक कंपनी है हैज और उसकी दो सब्सिडरीज है Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड. पहले तो ये लाइन पढ़ के ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, एक पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है, और अगर वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी तो उस प्राइवेट कंपनी को कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलने की. एज हेयर एज पर द सेक्शन 271 प्राइवेट कंपनी, वही मैंने आपको बताया, तो डीम पब्लिक कंपनी मानेगी. देयरफॉर वाई प्राइवेट लिमिटेड और जेड पब्लिक लिमिटेड जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी जो ये नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी. एंड देयरफॉर जो ये क्लोज 8 है वो उनके अप्लाई हो जाएगा और ये लोग क्या माने जाएंगे रिलेटेड पार्टीज. XYZ ऑल्सो रिलेटेड पार्टी है, वो तो है ही होल्डिंग प्राइवेट की होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन से, लेकिन ये आपस में Y और Z भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत इजी है. हमने पिछली डेफिनेशन में बार बार डायरेक्टर का रिलेटिव, KMP का रिलेटेड, ये सब चीजें पढ़ी. अब रिलेटिव क्या होता है? सिंपल सी डिसीजन है, सिंपल सी प्रोविजन है. क्या पहले तो 2 पॉइंट्स बताए गए हैं. क्या HUF के मेंबर्स आपस में क्या होंगे रिलेटिव, हस्बैंड वाइफ आपस में क्या होंगे रिलेटिव यानी स्पाउस, या वन पर्सन इज रिलेटेड टू इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब. जहां पे भी प्रिस्क्राइब्ड होता है उसका मतलब रूल है कोई. इसके लिए रूल है, यस इसके लिए रूल है. बहुत इजी तरीके से समझिएगा. जब इस प्रोविजन को आप एक तरीके से पढ़ोगे आपको सब याद हो जाएगा. इसमें जो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप इस प्रोविजन को पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल फादर, मदर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, हमारे बहन भाई, ये सब लोग क्या होंगे हमारे रिलेटिव हैं. कौन? फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड, ये सब लोग क्या होंगे हमारे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में है. क्या चीज कवर नहीं की गई? उसके बाद क्या है, फादर में स्टेप फादर आएगा, स्टेप मदर आएगी, स्टेप सन भी आएगा, लेकिन स्टेप डॉटर नहीं आ रही. तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, दो मतलब जो बेसिकली चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है उससे याद कीजिए. डॉटर का स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं किया और ब्रदर सिस्टर के स्पाउसेस इंक्लूडेड नहीं है. ब्रदर में स्टेप ब्रदर और सिस्टर में स्टेप सिस्टर इंक्लूडेड है. तो क्या इस चीज में से एक्सक्लूडेड है? डॉटर्स यानी स्टेप डॉटर नहीं है और ब्रदर सिस्टर के स्पाउसेस नहीं है. तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन हो जाएगी यार. मेंबर्स ऑफ HUF, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर ब्रदर सिस्टर और सन, इन सब के क्या है स्टेप जो है स्टेप रिलेशन है, स्टेप फादर मदर, ये सब इंक्लूडेड है. सन और डॉटर के आगे स्पाउसेस भी हैं लेकिन ब्रदर सिस्टर के स्पाउसेस इंक्लूडेड नहीं है. उसके बाद रेम्यूनरेशन कुछ भी पे किया जाए किसी को वो रेम्यूनरेशन है. मींस मनी में या इक्विवेलेंट गिवन या पास टू एनी पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, और जो हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग परक्यूजिट्स होती हैं वो सब भी इंक्लूड होंगे हमारे रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन में. शेयर क्या होता है? कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल है उसमें आपका एक शेयर होना, उसके आप भी उसमें कुछ परसेंटेज होल्ड करते हो, वो होता है शेयर, और ये भी स्टॉक इंक्लूड करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन. अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट आई है. सो स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी. जो स्मॉल कंपनी होगी या OPC कंपनी होगी ये किसके फॉर्म में होती है? प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में होती है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल वैसे तो 50 लाख रुपीस तक ही होता था, या अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पे हुआ होगा? रूल्स के अंदर. यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 10 करोड़ रुपए तक जा सकती है. एंड जिसमें टर्नओवर जो होती है वो हमारी वैसे 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हायर अमाउंट कितनी बता दी गई थी? 100 करोड़ तक.
तो इसके अकॉर्डिंग यानी एक्ट में हमारे पास जो लिमिट लिखी हुई थी वो हमने पढ़ी, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ रूल्स भी अप्लाई कर दिए। तो रूल्स ने आके इस चीज़ को, डेफिनेशन को ओवर रूल किया एंड अब हम जो लॉ में रूल में जो लैंग्वेज लिखी है उसको पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या प्रोवाइजो ऐड किया गया, उसके बाद हम जो इसके स्मॉल कंपनी के रिगार्डिंग रूल है उसको कवर अप करेंगे। क्या है कि जो ये क्लोज है अप्लाई किसको नहीं होगा। देखो, कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का रिलेशन आ गया तो ये कुछ बड़ी कंपनीज की बात होती है, तो आप अब स्मॉल कंपनी कहाँ से रह गए, तो इसलिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी को इस परव्यू से बाहर किया गया। नेक्स्ट इज जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती हैं उसको, या कोई ऐसा कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, यानी कंपनीज एक्ट में उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तो इन सब चीजों को स्मॉल कंपनी के परव्यू से बाहर किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ हायर अमाउंट रूल ने बताई गई है, जैसे कि 10 करोड़ रुपीस और टर्नओवर के केस में 100 करोड़ रुपीस। लेकिन इसमें अमेंडमेंट क्या आई थी कि जो ये क्लोज है of section 2, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees 2 crore and rupees 20 crore respectively। अब इस लिमिट को चेंज कर दिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, एमसीए में जो चेंजेस आए, और ये अब लिमिट हो गई है 4 करोड़, और जो ये लिमिट हो गई है ये हो गई है 40 करोड़। सो आई होप आप इस डेफिनेशन की जो अमेंडमेंट है उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि कैपिटल अब जो पेड अप शेयर कैपिटल की हो गई है वो हो गई है 4 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट हो गई है 40 करोड़ रुपए। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं। एच लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड की, तो इस केस से क्या हुआ, एच लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, एज प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, तो ये भी डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गई। एज पर द लास्ट P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 of as private limited, its turnover was 1.5 crore and paid up share capital was 40 lakhs। Since private limited as a turnover जो इनकी एक क्वालिफाई हो जाती है स्मॉल कंपनी के लिए, लेकिन कैन नॉट बी कैटेगराइज एज स्मॉल कंपनी, क्यों, क्योंकि ये सब्सिडरी है किसी प्राइवेट कंपनी की, इसलिए ये डीम्ड पब्लिक कंपनी होगी और इसको एग्जम्पशन जो बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को वो इसको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जो लोगों ने आके सब्सक्राइब की, मीन्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। एग्जाम्पल के लिए हम इस चीज को कैसे समझ रहे हैं, एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या जिसको रजिस्टर करती है वो आरओसी के पास, दैट वाज ₹2 करोड़, यानी कि 2 लाख शेयर्स थे हमारे 10-10 रुपए के। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की 10 लाख शेयर्स के लिए, तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख, लेकिन कंपनी ने इशू किए सिर्फ 7 लाख शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी 7 लाख इंटू 10। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने मंगाया ही सिर्फ 8 रुपया है, 8 रुपए पर शेयर मंगाए हैं, तो हमारे पास कितनी हुई 7 लाख इंटू 8 हमारी 56 लाख इज द कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन क्या हुआ, सारे पैसा आ गया इन फुल एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर्स ने 6000 शेयर्स के ऊपर ही स्टिल और फॉर देयर 6000 शेयर, यानी 6000 शेयर्स के लिए अभी हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो हमारे पास कितने शेयर्स के लिए पैसा रिसीव हुआ है 7 लाख शेयर्स माइनस 6000, तो जो हम 6 लाख 56 लाख में से हमने इतने माइनस कर दिए 8 रुपए जो मंगवाया हुआ था, तो ये बाकी बचा हमारे पास क्या है पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आपको यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सब्सिडरी कंपनी की या सब्सिडरी की। हमने देखा था कि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन या एसोसिएट या सब्सिडरी को पढ़ने के लिए इन रिलेशन टू अदर कंपनी को पैरामीटर रखा जाता है। सो सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी क्या है, यानी इसकी कोई होल्डिंग कंपनी होगी, वो होल्डिंग कैसे कर सकती है इसको, या तो वो 50% और मोर, इसमें 50% मोर देन 50% एक्वायर करके बैठी हो, या उसके डायरेक्टर्स को उसको वो कंट्रोल करती हो, तो वो इसकी होल्डिंग होगी एंड ये उसकी सब्सिडरी होगी। सो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कौन कौन अपॉइंट होगा, किसको रिव्यू, उसकी कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना, या एक्सरसाइज करती है कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, यानी मोर देन 50% होल्डिंग हो, आइदर ऑन इट्स ओन या अपनी होल्ड सब्सिडरी के साथ मिलके भी अगर वो होल्ड कर रही है तो चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एच लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी है एस लिमिटेड,
सब्सिडरी है, हो सकता है यहाँ पे ये करती हो 75% होल्ड। उसके बाद एक और कंपनी है सी लिमिटेड। सी लिमिटेड में हमारी एच लिमिटेड होल्ड करती है 30%। तो यानी एस लिमिटेड तो हमारी सब्सिडरी है लेकिन सी लिमिटेड हमारी सब्सिडरी नहीं है। तो सेकंड क्लोज का क्या मतलब हुआ, अगर हमारी सब्सिडरी भी इस कंपनी में फॉर एग्जांपल 30% होल्ड करती हो या कुछ भी ऐसी परसेंट, तो हम इन दोनों को टोटल कर देंगे। इन दोनों का टोटल हुआ 60%। इस वजह से अब ये होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड सी लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी बन गई। तो आपको समझ आया ये क्या था कि 60% की होल्डिंग होने की वजह से अब जो हमारी एच लिमिटेड है वो सी लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी बन गई। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास या क्लास ऑफ कंपनीज ऑफ होल्डिंग शैल नॉट हैव लेयर्स बियॉन्ड द, मतलब प्रिस्क्राइब्ड कितनी गई है, 2 लेयर्स तक प्रिस्क्राइब्ड की गई है। ऐसा होने लगा था क्योंकि कुछ कंपनी बोगस कंपनी बना के अपनी इन्वेस्टमेंट को हाइड करना चाहती थी ताकि लेयर्स टू लेयर्स ऐड ऑन करती रहती थी। इस वजह से ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि हमने एक लेयर ऐड करनी है, यानी मैक्सिमम एक होल्डिंग लिमिट। देखो एक कोई कंपनी है एच लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है एस लिमिटेड, उसकी आगे सब्सिडरी है S1 लिमिटेड, आगे बस यानी इतनी तक ही अलाउड है, 2 लेयर्स हो गई। लेकिन नंबर ऑफ सब्सिडरीज यहाँ पे अनकाउंटेबल हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है सेम लेयर पे। लेयर यानी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लेयर ये हुई है हमारी इस होल्डिंग कंपनी की, सेकंड लेयर ये हुई है, मैक्सिमम 2 लेयर्स बीओडी हमें अलाउड की गई हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, अ कंपनी शैल डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन वन इज ऑफ अनदर, दूसरी सब्सिडरी कंपनी का है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30% उसका है, तो उस परव्यू से ये भी होल्डिंग कंपनी उसकी बन जाएगी। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो कंट्रोल करेगी अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर, उसके पास है एट खुद की मर्जी से है, अपॉइंट या रिमूव कर सकती है ऑल या मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को, क्योंकि मेजोरिटी अगर डायरेक्टर्स होंगे तभी हमारी चलेगी ना। अगर एक का दुक्का डायरेक्टर है तो ऐसा कुछ वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट चीज एक्सप्रेशन, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है, ऐसा और किसी डेफिनेशन में स्पेसिफिकली नहीं बताया गया था लेकिन यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लेयर मैंने आपको बताया मींस इट्स सब्सिडरी या सब्सिडरीज। एज पर द नोटिफिकेशन हमारी कितनी मैक्सिमम सब्सिडरीज अलाउड होती हैं, 2 मैंने आपको बताया था लेयर्स अलाउड होती हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आई थी, हमने ये नोटिफिकेशन एसोसिएट कंपनी में भी पढ़ी थी। क्या होती है, अगर हमने कुछ होल्डिंग कर रखी है विद द परव्यू ऑफ अ ट्रस्ट के रूप में, फिड्यूशरी कैपेसिटी में कुछ होल्ड कर रखी है ऑन द बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप से, तो वो हमारी जो है कंट्रोल में, हम जब वोटिंग पावर कैलकुलेट करते हैं उसमें कैलकुलेट नहीं होती। क्लैरिफाइड दैट शेयर्स जो हेल्ड कर रखे कंपनी ने इन द अदर कंपनी इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं, अगेन ये हमारे एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, देखो इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज, किस रेट पे, या तो डिस्काउंट में दे दो यानी सस्ते दे दो, मार्केट रेट से सस्ते पे दे रहे हैं, या कंसिडरेशन, उन्होंने हमारा कोई ऐसा काम कर दिया उनकी नो हाउ के बदले में हमें उनको रखने के लिए या उनको रिवॉर्ड के रूप में दे रहे हैं, वो होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। या कोई फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में दे दिया, जो हमें नो हाउ दे रहे हैं, हमें उनको ऐसे राइट्स अवेलेबल कराना इन द नेचर ऑफ, देखो उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, उनके नो हाउ के बदले में, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में हम उनको दे रहे हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन किया हो। नेक्स्ट इज वो टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर यानी टोटल पूरी कंपनी की क्या वोटिंग पावर मानी गई है, वो टोटल इन टोटल जब हम देखते हैं उसको बोलते हैं। इन रिलेशन टू एनी मैटर मींस टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स होती हैं विच में बी कास्ट, जो कास्ट की जा सकती है, वोट डाली जाएगी इन रिगार्ड टू कोई, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा मैटर है ऑन अ पोल ऑफ अ मीटिंग, इफ ऑल द मेंबर्स देयर ऑफ, और मतलब सारे मेंबर्स या उनके प्रोक्सी सारे के सारे मिला के हैविंग अ राइट टू वोट, जिनके पास है ऑन दैट मैटर, वो प्रेजेंट हो जाए मीटिंग, यानी ऑल मैटर मेंबर्स आए भी प्लस वोट भी करें, मेंबर्स प्रेजेंट हो चाहे इन पर्सन चाहे एज अ प्रॉक्सी,
प्लस वो वोटिंग भी करेंगे, तो वो होती है हमारी कंपनी की टोटल वोटिंग पावर। उसके बाद ट्रिब्यूनल कौन है, हमारा एनसीएलटी, जिसकी जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 408 में। उसके बाद टर्नओवर क्या होता है, जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू है, जो हमारे P&L में रिफ्लेक्ट होता है, चाहे सेल, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज से हमने जो कंपनी ने कमाया वो होता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, पर्सनली लायबल होते हैं वो वाइंडिंग अप के दौरान। वोटिंग राइट मीन्स एक मेंबर का राइट होता है ऑफ अ कंपनी टू वोट इन एनी मीटिंग, और देखो चाहे मीटिंग में आके, चाहे पोस्टल बैलेट यानी घर पे बैठे बैठे वोट करना या मीटिंग में आके वोट करना, राइट टू वोट होता है। सो दिस वर द डेफिनेशन विच वर कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। आई होप एवरी डेफिनेशन इज क्लियर टू यू गाइज। आप इन डेफिनेशंस को पढ़िए, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम अप हो जाते हैं एंड यू मस्ट बी एबल टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन इफ आस्क्ड। सो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, MNP एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट है, ओके। जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़िए तो जो जैसे लाइन टू लाइन रीड करते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जैसे पब्लिक प्राइवेट दिखा तो उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो, आप दोबारा दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। प्राइवेट कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, विद द पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 70 लाख रुपए है, टर्नओवर उसकी 30 करोड़ रुपए है। यहां पे अब अमेंडमेंट का यूज होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। सबसे पहले स्मॉल कंपनी क्या होती है हम वो डिस्क्राइब कर देंगे, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को बताइए। अब देखो, जब तक जो मई 23 के लिए अमेंडमेंट नहीं आई है तब तक ये कंपनी क्या थी, 2 करोड़ से कम है, प्लस इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ से कम है, और टर्नओवर जो है उसकी 20 करोड़ से ज्यादा है। हम दोनों कंडीशन को एंड यानी दोनों कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 20 करोड़ से कम हो, इस कंडीशन को देखते थे। लेकिन इस केस में इसकी टर्नओवर 30 करोड़ है, विच इज मोर देन द लिमिट। तो ये था अमेंडमेंट आने से पहले तक का कंसेप्ट। जब अमेंडमेंट आई है तो यहाँ पे ये लिमिट 40 करोड़ हो चुकी है। उसके रिगार्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल भी हमारी कम है 4 करोड़ से, और हमारी टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है। तो इस वजह से ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस इसे मिल सकता है। लेकिन तो जो ये आंसर है ये हमें अमेंडमेंट आने के पहले से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, पूरा उसका क्लोज कौन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, नहीं अप्लाई होता, वो सारा बताया गया चीजें। उसके बाद क्या बताया गया है कि MNP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल इसकी 70 लाख है लेकिन टर्नओवर 2 करोड़ है। सिंस ओनली 1 क्राइटेरिया ऑफ शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ मेट हो गया, सेकंड क्राइटेरिया नहीं मेट किया गया, तो इसलिए वो कैन नॉट अवेल द स्मॉल कंपनी। तो इसको आंसर को सेम रिटेन रखने के लिए आप क्या कीजिए, जो ये 30 करोड़ वाली लिमिट है उसको कर लीजिए 50 करोड़, यानी मोर देन 40 करोड़ चाहिए, तो यहाँ आपका आंसर सेम रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 15 करोड़, और इस 15 करोड़ की जगह पे अब आप कर लीजिए 35 करोड़ कर सकते हैं आप, सो दैट आपका आंसर एज इट इज रहे, लेकिन आपकी जो वर्डिंग है, आपका आंसर कैसे आप मेंटेन करेंगे वो सेम रहेगी। इफ द टर्नओवर ऑफ द कैपिटल कंपनी इज 35 करोड़ देन बोथ ऑफ द क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड एंड MNP कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। तो अमेंडमेंट क्या थी, पेड अप कैपिटल अब जो है वो होगी है 4 करोड़ एंड टर्नओवर की लिमिट होगी है 40 करोड़। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोराफोना लिमिटेड जो एक पब्लिक कंपनी थी, रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी, उसके 230 मेंबर थे। उसने अपनी मेंबर की डिटेल ऐसे बताई गई है। अब कंपनी क्या चाहती है, प्रपोज टू कन्वर्ट करना चाहती है, वो बनना चाहती है पब्लिक से प्राइवेट में बदलना चाहती है। तो क्या बदल सकती है? हमारे ऊपर एक लिमिटेशन थी किस चीज की, नंबर ऑफ मेंबर्स की। प्राइवेट कंपनी में ऐसी लिमिटेशन होती है कि वहां पर मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही जो है मेंबर हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन थी। तो बताइए ऑल्सो एडवाइस कि क्या, देखो जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी 230 मेंबर है, हमारे माइंड में डाउट एक क्वेरी आती है कि 200 मेंबर्स तक अलाउड है। तो यानी क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया कि क्या उन्हें रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स करनी पड़ेगी। तो 230 पढ़ गए तो हमारे माइंड में यही आता है, हाँ उसको 30 मेंबर कम करने पड़ेंगे क्योंकि 200 तक की हमारे पास लिमिटेशन है। लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि कैसे कैसे मेंबर्स हैं, तो हम देखते हैं क्या
देखो डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स काउंट होंगे, एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे, एक्स एम्प्लॉइज भी काउंट नहीं होंगे। पर आप इसकी लाइन पढ़िए क्या लिखा गया है, क्या उनके पास शेयर्स अब आए हैं या पहले थे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज, तो यानी ये लोग भी काउंट नहीं होंगे। 5 कपल्स हैव शेयर जॉइंटली इन द नेम, यानी 10 की जगह हम कितने लोगों को काउंट करेंगे, सिर्फ 5 को, और अदर्स 145, यानी 150 प्लस 50 हमारे पास 200 मेंबर्स ही हैं। यहाँ 30 मेंबर्स हमारे कम हो गए। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंबर्स को रिड्यूस करने की। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि देयरफॉर देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स सिंस एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं वो 200 की लिमिट को क्रॉस नहीं करते। और जो ये आपका टॉपिक है ना कन्वर्जन का, ये हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। सो आपका यही था टॉपिक, यही इतने क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में कवर्ड थे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट समझ आया होगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे क्वेरी को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं शेयर करूंगी वहाँ पे मेंशन जरूर करिएगा। I'll try to respond to your queries as soon as possible. So this was for today's class. Stay tuned for next videos. अब next video में हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे. So stay tuned and share it with your friends too. So thank you.